जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है स्कूल व्याख्याता आरपीसी ग्रेड फर्स्ट PYQ। और आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे भर्ती परीक्षा 2022 ग्रुप सी का पेपर हुआ था, प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न आए उनका संपूर्ण व्याख्यात्मक हल करेंगे। मैं हूँ आपका साथी दोस्त विकास, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। और बड़े खुशी की बात है, यही पेपर मेरी मेरी शिफ्ट में आया था। जिस भर्ती परीक्षा में स्कूल व्याख्याता में मेरा सिलेक्शन हुआ, उस समय उस शिफ्ट में तीसरी शिफ्ट एग्जाम हुआ था मेरे साथियों, 17 यानी ये पेपर हुआ था आपके 17 अक्टूबर 2022 को। तीसरा शिफ्ट यानी कि तीसरी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी 2022 में जो भर्ती परीक्षा आयोजित की थी आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता की, तो प्रश्न पत्र पेपर बात करें प्रथम की, तो 4 ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप और सी और ग्रुप डी। ग्रुप सी का पेपर है, यही एग्जाम पेपर में मैंने भी दिया था और इसी की बदौलत मैं आज आप लोगों के सामने राजपत्रित अधिकारी स्कूल व्याख्याता के रूप में खड़ा हूँ। तो बात करते हैं सीधे पहले प्रश्न की। प्रश्न था मेरे साथियों, जो हुबहू प्रश्न देखिए, ये एग्जाम पेपर में आया आपके 2022 ग्रुप सी। निम्नलिखित लोकसभा में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक करें। यानी लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने कब कब पद ग्रहण किया, उनकी बात हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा मेरे साथियों, ऑप्शन ए में है आपके रब्बी रे, बलीराम भगत, KS हेगड़े, सरदार हुकुम सिंह। यानी आप लोगों को क्या करना है, इसको पद क्रम में जमाना है कि सबसे पहले कौन था, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में और उसके बाद में कौन लोकसभा अध्यक्ष बना है। तो अब देखिए, इनके लिए आपको संपूर्ण लोकसभा अध्यक्षों की सूची आपको पढ़नी होगी। इसके लिए संपूर्ण आपको याद करना पड़ेगा। बात करें मेरे साथियों रब्बी रे की, तो रब्बी रे आपके 9वीं लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष थे। बलीराम भगत की बात करें तो 5वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष थे आपके बलीराम भगत। KS हेगड़े की बात करें तो 6ठी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष थे आपके KS हेगड़े। और सरदार हुकुम सिंह की बात करें तो मेरे साथियों, तीसरी लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह। तो ऑप्शन ए तो आपका सही होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले 9वीं लोकसभा अध्यक्ष रवि रे का नाम आ रहा है। ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। फिर वापस देखिए, KS हेगड़े साहब 6ठी लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष बने। उसके बाद रवि रे 9वीं के, सरदार हुकुम सिंह तीसरी लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष बने। ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा सरदार हुकुम सिंह, बिल्कुल सरदार हुकुम सिंह जी तीसरी लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष बने थे। बलीराम भगत की बात करें तो ये बलीराम भगत आपके 5वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष बने थे। KS हेगड़े साहब की बात करें तो ये आपके 6ठी लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष बने थे। और रवि रे की बात करें तो ये आपके 9वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष बने थे। इन्हें सबसे पहले तीसरी लोकसभा अध्यक्ष का नाम सरदार हुकुम सिंह जी, उसके बाद 5वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम, फिर 6ठी और फिर 9वीं। ये आपके करीब करीब सही लग रहा है और ऑप्शन सी आपके सही हो जाएगी, क्योंकि बलीराम भगत वापस देखिए 5वीं लोकसभा आ गई, उसके बाद में ये 6ठी लोकसभा, उसके बाद में 9वीं लोकसभा और उसके बाद में तीसरी लोकसभा। तो ये भी आपका उत्तर सही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी है जो आपकी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके लिए आपको संपूर्ण लोकसभा अध्यक्ष के नाम की सूची याद होनी चाहिए। अब देखिए मेरे साथियों, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का अनुच्छेद और अनुच्छेद संख्या 81, अनुच्छेद संख्या 81 में किसका उल्लेख है, लोकसभा लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। और अपने अपने तो प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष, तो बात करें मेरे साथियों भारतीय संविधान का आर्टिकल 93 के अंदर ऐसा साफ साफ शब्द में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक नई लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा लोकसभा के सदस्यों में से ही। बात करें अनुच्छेद संख्या 94, अनुच्छेद 94 और अनुच्छेद 94 में ये लिखा गया है कि नई लोकसभा के गठन से पहली बैठक तक वही पुरानी वाली लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष रहेगा। ध्यान रखना मेरे साथियों, लगे हाथ आप लोगों को बता देता हूं कि भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की पहली लोकसभा की बात करें तो पहली लोकसभा और फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, आपके थे आपके GV मावलंकर साहब। कौन थे, GV मावलंकर साहब प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष है। बात करें वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। और 18वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, ओम बिरला जी। कौन है, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष है। बात करें
पद क्रम में, तो पद क्रम के अंदर 23वां स्थान है किनका, 23वें नंबर के अपन कह सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा में। जबकि व्यक्ति क्रम में बात करें तो 17वें व्यक्ति है जो लोकसभा के अध्यक्ष बने और उनका नाम है ओम बिरला जी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक कुल मिलाकर 17 व्यक्तियों ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पद को सुशोभित किया, जबकि 23 बार किसी ने व्यक्ति ने शपथ ली। यानी कि जैसे कि ओम बिरला जी की बात करें तो ये आपके 17वीं और 18वीं दो लोकसभा में रह गए। इसलिए अपन इसी प्रकार अपन बात करें जीएमसी बाल योगी साहब की तो 2 लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष रहे। इसी प्रकार से अपन बात करें बलराम जाखड़ साहब की तो 2 लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। तो ध्यान रखना व्यक्ति क्रम में ओम बिरला जी का कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। जबकि पद क्रम में कौन सा स्थान है, ध्यान रखना पद क्रम में 23वां स्थान है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए प्यारे साथियों आपको पूरे के पूरे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के अभी 18वें लोकसभा अध्यक्ष की सूची पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए। और ध्यान रखना राजपत्रित अधिकारी का पद अच्छा है तो याद तो करना ही पड़ेगा। और मैं अक्सर प्रतियोगी परीक्षार्थियों को कहता हूं कि पक्षी उड़े और पंख ना हिले ये हो नहीं सकता, पक्षी उड़े और पंख ना हिले ये हो नहीं सकता, पवन चले और पत्ता न हिले ये हो नहीं सकता, पवन चले और पत्ता ना हिले ये हो नहीं सकता, संगीत चले और दर्द ना मिटे ये हो नहीं सकता। अरे संगीत चले और दर्द ना मिटे ये हो नहीं सकता। और अगर बंदा शिद्दत से मेहनत करे और जिस भर्ती परीक्षा में उसका ड्रीम हो सिलेक्शन नहीं हो ये हो नहीं सकता। लग जाइए, जुट जाइए प्यारे विद्यार्थियों। राजपत्रित अधिकारी का पद छोटा मोटा पद नहीं है, अपना बहुत बड़ा पद है राजपत्रित अधिकारी का पद। और हमारी सीरीज चल रही है PYQ की। इस सीरीज में मैं वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कुछ पर्सन आपको हुबू मिलने की संभावना है या फिर हुबू नहीं मिलेंगे तो इसके इर्द गिर्द पर्सन मिलने की पूरी संभावना है। तो मंजिल तो अपने सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न जो 17/10/2022 को एग्जाम हुआ था, जिस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ वही पेपर में आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं। बहुत खुशी की बात है साथियों, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन होना। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैं वादा और विश्वास दिलाता हूं आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। केवल मनोयोग पूर्ण पढ़ना है, दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, पढ़ना ही तो है भाई। आखिर जाके करना क्या है, पढ़ाई करो सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने पहले तैयारी की, पहले सिलेक्शन हो गया, आप अब तैयारी कर रहे हैं, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर सिलेक्शन होगा। आपको हमेशा सकारात्मक रहने की आवश्यकता है, कभी भी आपको निराशा हताशा नहीं लानी है, श्योर सिलेक्शन होगा। हजारों भर्तियां हैं, तैयारी करने की आवश्यकता है, केवल और केवल दमदार तैयारी करने की आवश्यकता है। देखिए एक साइड में सूची दे रखी है वित्त आयोग की और दूसरी साइड में आपके इनके सन दे रखे हैं। यानी एक साइड में सूची है आयोगों की और दूसरी साइड में इनके सन दे रखे हैं। सबसे पहले मेरे साथियों बात करते हैं वित्त आयोग। और वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, फटाफट से ध्यान रखना मेरे साथियों। वित्त आयोग का गठन हुआ था आपके 1951 में। बात करें विधि आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1955 में विधि आयोग का गठन हुआ था। और सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1964 में सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। और ध्यान रखना योजना आयोग की बात करें, इसका गठन हुआ था 1950 में। तो वित्त आयोग 1955, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर। तो 4 नंबर सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है। विधि आयोग आपके बना था, आपके कब बना था, 1955 में। ये 3 नंबर, यानी कि ऑप्शन डी, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करें मेरे साथियों योजना आयोग की, तो ध्यान रखना योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपके 15 मार्च 1950 को। किसकी स्थापना हुई थी, योजना आयोग। योजना आयोग वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, यानी 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में मेरे साथ एक आयोग है जिसका नाम है नीति आयोग। कौन सा आयोग है, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो मेरे साथियों नीति आयोग और नीति आयोग की स्थापना हुई थी आपके 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी, 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नीति शब्द का पूरा नाम क्या, फटाफट से कमेंट करके बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए। अब देखिए नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष और ध्यान रखना मेरे साथियों प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखना इनके नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा होते प्रधानमंत्री। और 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखना मेरे साथियों श्री नरेंद्र
जी मोदी। जबकि बात करें इनके फर्स्ट उपाध्यक्ष और फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखना मेरे साथियों, श्री अरविंद पनगड़िया जी। कौन थे, पनगड़िया जी। बात करें मेरे साथियों इसके वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष भी है आपके नरेंद्र मोदी जी। जबकि बात करें वर्तमान उपाध्यक्ष, और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। ध्यान रखना वर्तमान उपाध्यक्ष है आपके सुमन के बेरी। अब नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नीति आयोग का पूरा नाम फटाफट से कमेंट करके बताइए। हाँ, कईयों ने बताने की कोशिश तो की है, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करता है। क्या करता है, नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो अब देखिए प्रश्न तो आपके एक था, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले वादा क्या था, इस सीरीज का उद्देश्य क्या है, संपूर्ण वाक्यात्मक हल, संपूर्ण 360 डिग्री अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि योजना आयोग समाप्त कर दिया, मैंने बताया आपको 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना या फिर गठन किया गया, 2014 में इसको समाप्त कर दिया। वर्तमान में योजना आयोग की जगह काम कौन कर रहा है, वर्तमान में योजना आयोग की जगह काम कर रहा है नीति आयोग। तो ध्यान रखना संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण है जो टॉपिक क्लियर हो रहा है। प्यारे साथियों, अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो इसको शेयर जरूर करें, जिससे क्या होगा, गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे प्रतियोगी योद्धा के पास में क्लास जाएगी, उसका भी सिलेक्शन होगा, और वो भी आपको क्या देगा, वो भी आपको है जो दुआ देगा। और ध्यान रखना मेरे साथियों, कुछ अक्सर मेरे को विद्यार्थी मित्र मिलते हैं, कहते हैं कि हमारे से पढ़ाई होती नहीं, क्या करें कैसे करें। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी आदतें बदलनी होगी, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत बढ़िया लाइन कही थी कि अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदत बदलनी होगी, और बदली हुई आपकी आदत आपके भविष्य को बदल देगी। यानी आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और वो बदली हुई आदतें आपके भविष्य को बदलने में मददगार साबित होगी। तो मंजिल तो अपने सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना, दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निर्धारित कर दी गई, किस संविधान संशोधन के तहत की गई, 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, या फिर 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, या फिर आपके 92वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना मेरे साथियों, चारों ही संविधान संशोधन हुए थे आपके 2003 में। कब हुए थे, 2003 में हुए थे। फटाफट से कमेंट करके बताए कि किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी गई। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं मंत्रिपरिषद किसके बारे में, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद की बात करें तो मेरे साथियों, मंत्री परिषद में आपके मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। क्या होती, श्रेणियां। 3 श्रेणियां की बात करें, प्रथम श्रेणी, और प्रथम श्रेणी के मंत्री कहे जाते हैं मेरे साथियों कैबिनेट मंत्री। क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री। द्वितीय श्रेणी के मंत्रियों की बात करें तो इन्हें कहा जाता है मेरे साथियों राज्य मंत्री। क्या कहा जाता है, राज्य मंत्री। और तृतीय स्तर के मंत्रियों की बात करें तो इन्हें कहा जाता है उप मंत्री। अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर मंत्री परिषद का हिस्सा तो प्रधानमंत्री भी होता है। बिल्कुल, मंत्री परिषद का हिस्सा प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री कैबिनेट का हिस्सा होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कैबिनेट का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, ऐसा 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। उस समय ऐसी बात कही गई, यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या से 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। जैसे कि अपन बात करें राजस्थान, बात करें मेरे साथियों राजस्थान, और राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 200।
तो साफ साफ शब्दों में 91वां संविधान संशोधन 2003 में कर दिया कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा और राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। तो राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं? ध्यान रखना मेरे साथियों, अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं? 30। और इन 30 मंत्रियों में आपका सीएम भी शामिल है। क्या है? सीएम भी शामिल है। फटाफट से कमेंट करके बताए कि 89वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था। तो ध्यान रखना 89वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 के जोड़ा गया था और इसमें एसी का एक आयोग स्थापित किया गया था अलग। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि 90वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था और 92वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था। तो ध्यान रखना 92वां संविधान संशोधन और इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची जो कि किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इस 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? 4 भाषाएं और जोड़ी गई। 4 भाषाएं और जोड़ी गई और वो 4 भाषाएं कौन थी? फटाफट से कमेंट करके बताइए। DMS, बी से क्या होगा? बोडो। डी से क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। एम से क्या होगा और एस से क्या होगा? आपके कमेंट का मैं आपके इंतजार कर रहा हूं। फटाफट से बताइए कि 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी, उनके क्या क्या नाम है। मैंने आप लोगों को टिक शॉर्ट में बता दी, तो इनके पूरे नाम आप बताइए। 90वां संविधान संशोधन की बात करें तो 90वां संविधान संशोधन असम क्षेत्र और असम क्षेत्र के एसी वर्ग के लिए ऐसा प्रावधान किया गया कि बोडोलैंड क्षेत्र अलग बन गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपके एसी के लिए जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो एज इट इज रहेगी। तो फटाफट से BDMS का पूरा नाम क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। बी से क्या हो जाएगा मेरे साथियों? बोडो। डी से क्या होगा? फटाफट से बताइए। एम से क्या हो जाएगा? मैथिली। और एस से क्या हो जाएगा? संथाली। और डी से क्या हो जाएगा? डोगरी। क्या हो जाएगा? डोगरी। BDMS 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? गलत कथन को आपको बताना। चौथा प्रश्न, ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी बाकी वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है? जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी बाकी वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो, खतरे में हो, उस समय अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन बी कह रहा है वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामले से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। बिल्कुल कटौती की जा सकती है। यानी कि जैसे मैं स्कूल वगैरह ग्रेड फर्स्ट हूँ और वित्तीय आपातकाल लग गया तो सरकार मेरे वेतन भत्तों में कटौती कर सकती है। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत अच्छी न्यूज है हमारे, अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और वित्तीय आपातकाल कभी, हम तो उम्मीद और आशा करते हैं भारत में कभी लगेगा ही नहीं। बात करते हैं ऑप्शन सी, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। देखिए, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आपके शब्दों का हेर फेर है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को नहीं। अगर यहाँ पर धन विधेयक, धन या फिर अपन बात करें वित्त विधेयक की बात होती तो ये आपका सही हो जाता, बाकी ये आपके गलत है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। भाई साहब बिल्कुल 2 माह की अवधि के लिए प्रभावित रहती है, प्रभावी रहती है। आपके ऑप्शन सी है जो सही हो जाएगा। देखिए, छोटी सी सिली मिस्टेक है, यानी राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक नहीं, अगर धन विधेयक और वित्त विधेयक की बात हो तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन सी है इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ। बिल्कुल भाई साहब सही है। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ। और भारत के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है।
जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ है, जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ है, बिल्कुल आपके सही बात है, उनको भी नागरिकता देने के संबंध में प्रावधान किया गया है। और ऑप्शन सी कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, जैसा कि भारत के संविधान में अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। बिल्कुल ऑप्शन सी भी सही है, यानी कि आपके ऑप्शन ए, बी और सी सही है। ऑप्शन ए, बी और सी सही है। भारतीय संविधान में बात करें मेरे साथियों नागरिकता की, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, नागरिकता और नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का भाग संख्या 2 और आर्टिकल की बात करें तो ध्यान रखना अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 किससे संबंधित है, नागरिकता या फिर सिटीजनशिप से संबंधित है। लगे हाथ मेरे साथियों, इन बातों को आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है कि अनुच्छेद 11 मैंने आप लोगों को अभी बताया कि नागरिकता और नागरिकता का उल्लेख कहाँ पर है, तो भारतीय संविधान का भाग संख्या 2, भाग संख्या 2 अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके ऊपर 7 स्टार लगा लीजिए, ये अपकमिंग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करना है, यानी संसद के पास नागरिकता के संबंधित अधिकार है कि नियम कम बनाना है, ज्यादा बनाना है, किस प्रकार से प्रावधान करने हैं। ये अधिकार किसके पास में, ध्यान रखना संसद। और संसद के कितने अंग होते हैं और कितने सदन होते हैं, तो संसद के अंग तो 3 होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जबकि बात करें संसद के सदन 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। विनियमन करने की शक्ति किसके पास में, तो ध्यान रखना भाई साहब संसद के पास में। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन किया गया और नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान किए गए। एक प्रावधान है आपके जन्म से, फिर अपन कह सकते हैं वंश परंपरा से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि के अर्जन के द्वारा नागरिकता मिल सकती है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने 2022 ग्रुप सी का पेपर हुआ था 17 अक्टूबर 2022। जिस भर्ती परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हुआ उस पेपर का 360 डिग्री एनालिसिस किया, यानी संपूर्ण वाक्यात्मक हल किया। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो अपनी ईमानदारी से इसे शेयर जरूर करें, जिससे मेरे अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मेरे को भी ये लगेगा कि आपको सेशन पसंद आ रहा है, मैं आपके लिए दुगुनी चौगुनी मेहनत के साथ में अगले वीडियो में पेश आऊँगा। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में जल्दी। उम्मीद करता हूँ आप कंटिन्यू रूप से, पूर्ण मनोयोग रूप से पढ़ते रहेगा। मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल क्या करना, मंजिल तक चल के जाना है। और इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, दिन रात लगकर मेहनत करना है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को भी जरूर देखें, जिससे क्या होगा, आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि परीक्षा पैटर्न किस प्रकार का है, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की है। और प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र निकालना आपके लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। जय हिंद साथियों, जय संविधान।